अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ एग्स, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन जो हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन या दोनों का मिलना एंड मिलकर एक सेल बनाना सिंगल, जिसको बोलते हैं जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चों? सबसे पहले मेल जो है वो अपने स्पर्म किस फॉर्म में? सीमन की फॉर्म में। स्पर्म को सीमन की फॉर्म में, सीमन हम पढ़ के आ चुके हैं। सीमन क्या है? जो फ्लूइड सीक्रेशन होता है ग्लैंड्स का, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, वो सीक्रेशन मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है उनका सीक्रेशन जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तो एक फ्लूइड बन जाता है जिसको बोलते हैं सीमन। तो सीमन को क्या किया जाता है? इजैकुलेशन सीमन का होता है मेल के पेनिस के थ्रू, एंड उसको इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर किया जाता है इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल, एंड दैट स्टेप इज नोन एज इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सीमन थ्रू द पेनिस ऑफ मेल टू द वेजाइना ऑफ फीमेल। अब इंसेमिनेशन होने के बाद बच्चों वो जाएगा कहाँ? वेजाइना से सर्विक्स में। सीमन मतलब स्पर्म कहाँ जाएंगे? सबसे पहले एंटर हुए किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। वेजाइना से कहाँ पहुंचेंगे? सर्विक्स में, और सर्विक्स से फिर कहाँ जाएंगे? यूट्रस में। तो जो उनका पैसेज होता है बच्चों, मोटाइल स्पर्म को मूव करने के लिए, पहली बात तो मोटाइल होते हैं स्पर्म, बट प्राइमरीली जो यूट्रस की वॉल है, यहाँ यूट्रस की जो वॉल है, सॉरी यहाँ पर ये क्या करती है? यूट्राइन एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो स्पर्म की मूवमेंट करवाती है। बट और फेलोपियन ट्यूब की भी, यहाँ क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, तो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाद में वो अपनी मोटिलिटी से स्पर्म क्या करते हैं? मूव करते हैं। इस पूरे पैसेज में बच्चों बहुत सारे स्पर्म्स की डेथ होती है। उसके दो रीजन है। नंबर वन तो ये कि स्पर्म जब यहाँ से जाते हैं तो वेजाइना का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होता है, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्पर्म्स की डेथ होती है। दूसरा रीजन है बच्चों कि ये जो पैसेज होता है ट्रांसपोर्ट का या जाने का स्पर्म का, वो बहुत डिस्टेंस जो होती है वो ज्यादा होती है और उनके पास स्टोर्ड एनर्जी नहीं होती। स्पर्म्स के पास कोई स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, और पैसेज जो है या डिस्टेंस जो है ट्रेवलिंग की वो लंबी है, इसलिए कुछ की डेथ खाने की कमी की वजह से हो जाती है। तो बहुत सारे स्पर्म्स का डेथ होती है और केवल कुछ ही स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बट हमने पढ़ा है कि स्पर्म्स का जो इजैकुलेशन होता है एक पॉपुलेशन के ड्यूरिंग भी, वो मिलियंस में होता है। तो बहुत सारे, और हमें एक एग को क्या करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक ही स्पर्म की जरूरत है। ये पहुंचना कहाँ है स्पर्म? स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन पर, या एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। हमने फेलोपियन ट्यूब के पार्ट जाने हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होता है? एम्पुला होता है, फिर इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और फिर इस्थमस। इनफंडिबुलम जो यहाँ पे कीप के लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोन के लाइक स्ट्रक्चर, फिर सेकंड पार्ट क्या होता है? एम्पुला, और फिर लास्ट में क्या होता है? इस्थमस। तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। अब इस जंक्शन तक स्पर्म को भी आना है और एग को भी रिलीज होके आना है। एग कहाँ से रिलीज होंगे? ओवरी से। तो उस टाइम पे दोनों का ही, अगर यहाँ दोनों पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है? जब सेम टाइम पर दोनों यहाँ पहुंचे। एग को यहाँ तक पहुंचने में oocyte को 12 to 14 आवर्स लगते हैं फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने में। जब एग रिलीज होते हैं, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी तो जाना 14th डे, लगभग 14th डे एग रिलीज होता है, तो वो वहां से फिर रिलीज होने के बाद ओवरी से इस फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने में अबाउट 12 to 14 आवर्स लेता है, और 72 आवर्स तक यहाँ सर्वाइव कर सकता है। बट फर्टिलाइजेशन करने लायक कितने टाइम रहेगा? ओनली फॉर 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स तक उसको स्पर्म मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब एक वर्ड बच्चों हमने यहाँ लिखा है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं? ये जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर हमने देखी थी कोन लाइक, जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, और एक्रोसोम एंजाइम फील्ड है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम फील्ड है जिनको लाइसिन
लाइसिन या हाइलुरोनिडेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? एक्रोसोम में, यहाँ कैप लाइक स्ट्रक्चर में। ये रिएक्शन करते हैं, ये एंजाइम्स रिएक्शन करते हैं एग की मेम्ब्रेन पे और तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए, एक्रोसोम की रिएक्शन के लिए भी टाइम लगता है। जब स्पर्म पहुंच जाते हैं यूट्रस तक और फेलोपियन ट्यूब तक, वो तुरंत अपनी एक्टिविटी शुरू नहीं कर देते। तो जितना टाइम लगता है अबाउट 5 to 6 आवर्स, उसे बोलते हैं मेच्योर होना, या फिर कहिए मेच्योर होना तो नहीं कहेंगे कि ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है इसके होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन होने के बाद क्या होगा? ये एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जो जोना पेलुसिडा है बच्चों, एग की, जैसे ही स्पर्म पहुंचता है एग तक, तो एग हमें पता है क्या है, यहाँ पर क्या है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर एक लेयर है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और बाहर क्या होते हैं बच्चों? कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर ये कोरोना रेडिएटा है और ये जोना पेलुसिडा है। अब जैसे ही बच्चों स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं जोना पेलुसिडा की, एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा ये वाली, इसके कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म आते हैं तो इसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन अपने बाहर एक मेम्ब्रेन बना लेती है, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। अब हमने पढ़ा इतने सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद वन ओवम और एग, एक एग या ओवम के साथ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना लेता है ये एंटी फर्टिलाइजिंग जोना पेलुसिडा के बाहर, जो क्या नहीं होने देती, फर्दर और स्पर्म को आने से क्या करती है? रोकती है, और स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो ये एक स्पर्म सबसे पहले पहुंच गया केवल यही करेगा। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये क्या करता है? एंटर करता है जोना पेलुसिडा के थ्रू, और यहाँ पर एक क्या है? फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और ये रिलीज कर देता है अपना मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और दोनों जब फ्यूजन हो जाता है तो बन जाता है क्या? डिप्लॉइड जाइगोट। ये दोनों न्यूक्लियस क्या थे? हैप्लॉइड, और जो बनेगा जाइगोट वो क्या होगा? डिप्लॉइड। और एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, इसको बोलते हैं मोनोस्पर्मी। सो पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, केवल मोनोस्पर्मी होती है, जो किसकी वजह से हुई? एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनने की वजह से। एक मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के बाहर बन रही है जिसको एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कह रहे हैं, जो फर्दर और स्पर्म को आने से रोक रही है, जिससे केवल एक ही स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज होता है। अब एक चीज और होगी इसके आने के बाद, जैसे ही स्पर्म यहाँ आता है इसके पास, ये स्टेज है जो सेकेंडरी oocyte स्टेज, ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के आते ही अपना मियोसिस सेकेंड जो रोके हुए थी, ये सस्पेंडेड किए हुए थी, उसको कंप्लीट कर लेती है। और ये सेकेंडरी oocyte जब अपना मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगी तो ये डिवाइड हो जाएगी, और मियोसिस सेकेंड भी अनइक्वल डिवीजन होता है। हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था तब भी अनइक्वल डिवीजन था। अनइक्वल डिवीजन से मतलब क्या है? वो छोटी सेल बनती है, एक बड़ी सेल बनती है। जो छोटी, इसमें कम साइटोप्लाज्म जाता है, इसमें ज्यादा। न्यूक्लियस का बराबर डिवीजन होगा क्रोमोसोम्स का, बट साइटोप्लाज्म ज्यादा किसमें जाएगा? इसमें, जैसे मियोसिस फर्स्ट में होता था। और ये कहलाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, और इसको बोलेंगे एग या ओवम या ऊतक। तो स्पर्म के सेकेंडरी oocyte के पास आने पर वो अपना सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है और दो सेल बना लेता है, ऊतक या एग और सेकेंड पोलर बॉडी। अब बच्चों इसी के बारे में आपको कुछ 2-3 पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, वो याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कोन ऑफ रिसेप्शन। कोन ऑफ रिसेप्शन किसको बोलते हैं? जैसे ही स्पर्म एग के पास आता है तो कुछ स्पीसीज में एग जो है वो एक कॉनिकल प्रोटूबरेंस बना लेती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। मीन्स ये वो साइड या वो पॉइंट होता है जहां से स्पर्म एंटर करते हैं एग में। तो एग के एंट्रेंस वाला जो पोर्शन है जहां से स्पर्म एंटर करेगा, वहां पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। मीन्स ये रिसीव करने वाला पार्ट होता है जहां से एग स्पर्म को रिसीव करता है। एक सेकंड चीज और याद रखोगे बच्चों कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर एज वेल एज कुछ आयंस की जरूरत होती है।
जैसे कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, और इनमें भी मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम आयन। विदाउट इसके फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब एक चीज और बच्चों, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या है। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है और एंटी फर्टिलाइजिंग भी एक केमिकल सब्सटेंस है। दोनों किससे रिलीज होते हैं और किसके बने होते हैं, ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। फर्टिलाइजिंग तो बनाता है कौन, एग्स। एग्स जो केमिकल बनाते हैं किसको अट्रैक्ट करने के लिए, स्पर्म को अपनी तरफ लाने के लिए, केमिकल एक्टिविटी होती है ये भी। तो एग बनाते हैं फर्टिलाइजिंग और स्पर्म बनाते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, और तब बनती है एग के बाहर एंटी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जो एक स्पर्म आने के बाद बनती है ताकि और स्पर्म ना आ पाए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। तो फर्टिलाइजिंग किसका बना होता है, एग से क्या बना, फर्टिलाइजिंग। उसके रेस्पॉन्स में स्पर्म से क्या बना, एंटी फर्टिलाइजिंग। और ये दोनों फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में अग्लूटिनेट हो जाते हैं बच्चों, जिसकी वजह से एग और स्पर्म जो है वो स्टिक टुगेदर, चिपक जाते हैं। तो फर्टिलाइजिंग किस किस का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, एमिनो एसिड्स का और मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स और प्लस ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ऐसे याद रख लेना कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों चीज होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन इसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन, अमीनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड्स है। एंटी फर्टिलाइजिंग किसका बना होता है, एसिडिक अमीनो एसिड्स का बना होता है, और ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ अग्लूटिनेट हो जाते हैं और इस तरह एग और स्पर्म स्टिक होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन में एक पॉइंट और आता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या मीनिंग है कि हाउ इज द सेक्स डिसाइड ऑफ द फीटस और एम्ब्रियो और न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। सो ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल दोनों के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, हमारे पास टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर। इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स तो क्या है हमारे पास बच्चों, ऑटोसोम्स। 22 पेयर्स क्या है, ऑटोसोम्स, और एक पेयर जो 23rd वाला है इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। 22 ऑटोसोम्स है जो मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर है। एक पेयर जो 23rd वाला है वो सेक्स क्रोमोसोम है, जो मेल में अलग है और फीमेल में अलग है, और जो डिटरमाइन करता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ये वन पेयर फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। मीन्स एक Y होता है किसके पास, मेल के पास, जो डिटरमाइन करता है मेल होना उसका कि भाई ये मेल है, और फीमेल के पास क्या होते हैं, दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग जाइगोट जब बनता है तभी डिसाइड हो जाता है कि फीटस जो होगा या बेबी जो होगा उसका सेक्स क्या होगा। वो डिसाइड होने के लिए क्या है बच्चों, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल, ये कौन है, ये है फीमेल, और ये कौन है, मेल। ये मेल पेरेंट है सपोज, और ये क्या है, फीमेल पेरेंट। तो दोनों के पास 22 पेयर तो क्या है, ऑटोसोम्स है, और एक XX है, और इसके पास मेल के पास भी 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम्स है, और एक XY है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, हम जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ जाएगा। गैमेट्स के पास क्रोमोसोम्स आधे जाएंगे, तभी तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें उतना ही नंबर बना रहेगा जितना उसके पेरेंट्स के पास था। अगर दोनों पेरेंट्स उतना ही क्रोमोसोम दे देंगे गैमेट्स को, तो 2 गैमेट्स मिलकर क्या होगा, बच्चे में तो डबल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ मियोसिस डिवीजन होगा और आधे आधे क्रोमोसोम जाएंगे। मियोसिस होगा तो ये 22 ऑटोसोम्स तो जाने ही है, 22 पेयर। अब ये ऑटोसोम्स के साथ साथ यहाँ से पेयर में से 22 तो मेल ने दे दी, फीमेल ने दे दी, और 22 ऑटोसोम्स दे दी किसने, मेल पेरेंट ने। 44 वो ऑटोसोम्स तो हो गए पूरे 22 पेयर। अब इन XX में से भी एक देगा और XY में से भी एक देगा गैमेट फॉर्मेशन में। गैमेट मीन्स ये क्या बनाएगा, स्पर्म, और ये क्या बनाएगा, एग। तो ये 2 चांसेस है। यहाँ क्या है, फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम क्या है, X है, तो ये किसी भी तरह का गैमेट बनाए, ये X जाए या ये X जाए, बात तो एक ही है। मीन्स फीमेल गैमेट हमेशा एक ही जैसे होंगे जिनके पास X क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम। बट मेल के पास 2 चांस है, 2 प्रोबेबिलिटी है। 50% चांस है इस X को देने के और 50% चांस है Y को। तो अगर स्पर्म के पास 22 ऑटोसोम्स तो आने ही है, अगर X कंटेनिंग स्पर्म है तो ये इस तरह का स्पर्म हो गया, और दूसरे टाइप के हो गए Y कंटेनिंग।
तो ये X कंटेनिंग स्पर्म भी इस एग के साथ फ्यूज हो सकता है और ये Y कंटेनिंग स्पर्म भी इसके साथ फ्यूज हो सकता है। अगर इसके साथ X वाला फ्यूज होगा तो 2 X हो जाएंगे और 22 पेयर क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम्स। अगर ये Y वाले के साथ फ्यूज होगा तो 22 पेयर तो क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम्स, और प्लस X के साथ, यहाँ से X ही आना है हर कंडीशन में, यहाँ क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो XY वाला चाइल्ड जो होगा वो बॉय होगा और जो XX वाला चाइल्ड होगा वो बेबी गर्ल होगी। तो डिटरमाइन कौन कर रहा है, फादर या फिर Y क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि जो बेबी होगा उसका सेक्स मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अगर Y वाला तो 50-50% चांस होते हैं दोनों के, 50% चांस है Y जाने के और 50% चांस है X के जाने के। नाउ द नेक्स्ट इज क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब उस जाइगोट का मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा उस जाइगोट में। बहुत बार सेल्स क्या करेंगी, एक सेल है, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है जो क्या है 2n है, और किससे बनी है, स्पर्म और एग के फ्यूजन से एक सिंगल सेल बन गई, दैट इज जाइगोट। अब इस जाइगोट में रिपीटेड डिवीजन होगा, लगातार डिवाइड होगी ये सेल, और सेल जो होगी वो इस तरह से डिवाइड होगी कि सेल्स जो बनेंगे वो आपस में क्या रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगी। जितनी भी सेल्स बनती जाएंगी, पहली बात तो इस जाइगोट का या सेल्स का साइज नहीं बढ़ेगा, साइज उतना ही रहेगा। दूसरी बात, वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, इंटैक्ट। पहला डिवीजन रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा बिना ग्रोथ के, और एक मल्टी सेलुलर बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, वो फिर एम्ब्रियो में डेवलप होगी। तो वो बोल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे मोरूला। लेकिन पहले हम क्या देखते हैं, डिवीजन। एक डिवीजन हुआ और कितनी सेल बन गई, 2, पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन होगा तो कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल। तीसरा डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। एक चीज और याद रखेंगे, डिवीजन यहाँ माइटोटिक होगा क्योंकि ये 2n है, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी क्या बनना है, डिप्लॉइड बनना है, उसके पास 2 सेट रहने हैं क्रोमोसोम्स के। हर जनरेशन में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या चल रहा है, 2n चल रहा है। ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं हम, तो ह्यूमन बीइंग में 2n है, यानी 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर है, तो वो उतने ही रहने हैं ऑफस्प्रिंग में। अगर मियोसिस हो जाएगा तो उसका हाफ हो जाएगा, तो माइटोटिक डिवीजन होता है यहाँ। और पहला माइटोटिक डिवीजन हो गए 2 सेल, दूसरा माइटोटिक डिवीजन हो गए 4 सेल, और तीसरा माइटोटिक डिवीजन हो गए यहाँ पर कितने सेल बन जाएंगी, 8 सेल, और फिर एक और डिवीजन हो गए, ये टोटल हो जाएंगी कितनी, 16 सेल्स। तो अलग अलग सेल्स के नंबर के बेसिस पर अलग अलग स्टेज है। 8 सेल वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला, और 16 सेल वाली स्टेज को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला जो है बच्चों, ये क्या करेगा, ये अरेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें जो सेल्स हैं, ये 16 सेल वाली स्टेज को ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, 8 सेल वाली स्टेज को मोरूला बोलते हैं, और मल्टीपल टाइम ये क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, तब ये बनी। अब ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो है बच्चों, इसमें सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती है, एक आउटर लेयर और एक इनर सेल मास, एक आउटर लेयर और एक अंदर की तरफ इनर सेल मास। जो आउटर लेयर है सेल्स की, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। और जो ये इनर की तरफ, अंदर की तरफ कुछ सेल्स का गुच्छे के जैसा है, इसको बोलेंगे इनर सेल मास। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, फ्यूचर में जो फीटल मेम्ब्रेन है बच्चों, एम्ब्रियोन है, कोरियोन है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी से इतना जानिए कि इससे फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा डेवलप होंगी। ट्रोफोब्लास्ट से बाद में क्या बनेगा, फीटल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास है, इससे बनेगा कंप्लीट एम्ब्रियो। इस स्टेज में आने के बाद ये ग्रोथ चलती रहती है, सेल डिवीजन चलता रहता है, और मोरूला ब्लास्टुला स्टेज बनती जा रही है। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, फेलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। अब ये ग्रोथ करता रहता है, डिवाइड करता रहता है और मूव करता रहता है। मूव करते करते कहाँ पहुंच जाता है, यूट्रस तक। और यूट्रस की लाइनिंग है, जो हमने पिछली क्लासेस में जाना है कि सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, एंडोमेट्रियम। 3 लाइनिंग या 3 कवरिंग से सराउंडेड रहता है यूट्रस। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम और फिर पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम। तो अंदर की तरफ जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसके पास आके उसमें जैसे ही यहाँ पहुंचता है ब्लास्टोसिस्ट,
तो जो यूट्रस की वॉल है वो इसे क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है, कवर कर लेती है, रैपिडली डिवाइड करती है। यूट्रस की वॉल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है उसकी सेल्स डिवाइड करती है रैपिडली, और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस तरह से वो पूरा क्या हो गया, कवर हो गया यूट्रस की सेल्स से या टिश्यूज से। तो इसको बोलते हैं एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टुला का या एम्ब्रियो का एम्बेडिंग होना, किसमें धस जाना, किसमें, यूट्रस की इनर लाइनिंग में, दैट इज एंडोमेट्रियम, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये स्टेप क्या है, इम्प्लांटेशन। मीन्स जो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बना है वो जाके यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेडेड हो जाता है। यूट्रस की जो सेल्स है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करके रैपिडली उसको कवर कर लेती है। इस स्टेप को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन के लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। एक टर्म और आपको यहाँ याद रखनी है बच्चों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये कब होती है और किसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी? ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें ये इम्प्लांटेशन यूट्रस की वॉल में ना होकर कहीं और हो जाए, किसी और साइट में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाए अगर। सो बच्चों ये था इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीटल मेम्ब्रेन्स की और प्लेसेंटा की, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।